नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश, उत्तराखंड के लिए भी खुला पिटारा, राज्य को मिला विशेष राहत पैकेज। बजट को विपक्ष ने बताया निराशाजनक, उत्तराखंड को नजरअंदाज करने का आरोप, बोले नहीं पूरी हुई उम्मीदें। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी, दून मेडिकल कॉलेज में तेज हुई तैयारी, नई तकनीक से मरीजों को मिलेगी सुविधा। रुड़की के लिबरहेड़ी पर दिखा कांवड़ियों का तांडव, ये रिक्शा चालक से विवाद के बाद तोड़ा वाहन, पुलिस के रोकने पर भी नहीं माने कांवड़िए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया गया, जिसमें आम लोगों को ध्यान में रखते हुए कई ऐलान किए गए हैं। आम बजट में उत्तराखंड के लिए भी पिटारा खोला गया है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट, क्या हुआ सस्ता क्या महंगा, उत्तराखंड के लिए भी खुला पिटारा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया। इसमें आम जनता को ध्यान में रखते हुए कई ऐलान किए गए। वहीं उत्तराखंड के लिए भी केंद्र सरकार ने अपना पिटारा खोला है। माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र किया गया हो। अब उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर केंद्र सरकार मदद करेगी, जिसका स्वागत किया जा रहा है। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर बजट पेश में क्या चीजें सस्ती की गई और क्या महंगी। सोना चांदी सस्ता हुआ है, मोबाइल चार्जर सस्ता हुआ है, प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी है, इंपोर्टेड ज्वेलरी सस्ती हुई है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं, फिश फीड पर ड्यूटी घटी है, सिगरेट महंगी हुई है, देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे, प्लास्टिक सामान का आयात शुल्क बढ़ा है, पेट्रोकेमिकल अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से ऐलान किया गया है। जेडीयू और टीडीपी शासित प्रदेशों के लिए पिटारा खोला गया है। आम बजट को लेकर मुख्यमंत्री का रिएक्शन सामने आया है। सीएम धामी ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताया है। सीएम धामी ने कहा कि आम बजट में दूरदर्शी और समावेशी सोच नजर आती है। सीएम ने कहा कि इस बजट में पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में जो विस्तार दिया है, उससे उत्तराखंड को विशेष फायदा होगा। वहीं सीएम ने उत्तराखंड को स्पेशल पैकेज दिए जाने पर केंद्र का आभार जताया है। जो बजट देश के लिए आया है, उस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है। और निश्चित रूप से जो भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है, उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है, ये बजट उसका एक स्वरूप है। केंद्रीय बजट के रूप में यदि मैं कहूँ तो ये बजट पूरी तौर पे जो हमारा विकसित भारत का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो उनकी सोच है, उसको आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने इस बजट में हर वर्ग को साधने का काम किया। आपको याद होगा पिछली बार जब हमने बजट रखा तो ज्ञान शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था। उसी रूप में उन्होंने इस बजट में भी उन सबको पूरी तरह से उनके लिए साधने का काम किया है, उनके कल्याण के लिए काम किया है। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आम बजट को निराशाजनक बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर योजना पर सकारात्मक फैसला लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्ण बजट 2024 को बीजेपी साल 2047 डेवलपमेंट का बजट नाम दे रही है, लेकिन ये इसके उलट है।
देखिए, फंड देना अलग बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का जो लेखा जोखा है वो किसी को मिलता नहीं। वो बड़ा चिंता का विषय है। जो फंड आ रहा है वो हमको पूरा हमारे को मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसकी हम जांच नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, हमको बड़ी उम्मीदें थी कि पुरानी पेंशन बहाली पे कुछ ना कुछ चर्चा को उसको सिरे से खारिज कर दिया गया। हमको उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को कैंसिल किया जाएगा या उस पर कुछ संशोधन किए जाएंगे, उसको एक सिरे से खारिज कर दिया। सपना दिखाया गया है 2047 का, ताकि अब लोग बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख की बात ना करें, मेक इन इंडिया की बात ना करें। तो 2047 तक का छुट्टी मांग ली आप सबसे कि ना प्रेस मीडिया कुछ पूछ सके, ना विपक्ष कुछ कह सके। तो ये केवल और केवल आंख में धूल झोंकने का है, और ऐसा सपना दिखाया गया है जो शायद ही कभी पूरा हो सके। उधर बजट को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर सीएम धामी ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जिनके मन में निराशा होगी उनको हर जगह निराशा दिखाई देगी। भारत आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। भारत आज दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। पूरी दुनिया भारत का मान सम्मान कर रही है, और कांग्रेस को निराशा इसलिए दिखाई देती है कि कांग्रेस निराशा में है। 543 में से 99 सीट जीतकर वो अपने आप को जो है पूरे विश्व विजयी जैसा घोषित कर रहे हैं, तो उनके लिए निराशा ही है। इस बार के आम बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष प्रावधान विकास कार्यों के लिए दिया गया है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि क्षेत्र का आवश्यकता के हिसाब से बजट का प्रावधान किया गया है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो वहाँ जहाँ जैसे विकास की आवश्यकता होगी उसके अनुरूप जो है बजट में प्रावधान किया गया होगा। उत्तराखंड कांग्रेस बुधवार यानी कल से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं, जबकि देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि ये यात्रा 15 दिन तक चलेगी और जो विभिन्न पड़ावों से होकर केदारनाथ धाम पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की कोशिश है कि लोगों को जागरूक करें और केदारनाथ धाम के नाम से खोली जा रही दुकानों को बंद किया जाए। बता दें कि कांग्रेस का निशाना दिल्ली के उस ट्रस्ट पर है जो इन दिनों केदारनाथ मंदिर के नाम से चर्चा में है। दिल्ली में जिस तरीके से केदारनाथ धाम ट्रस्ट का बेजा इस्तेमाल नाम का किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहीं उनको पुण्य मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये गलत है। एक QR कोड जारी किया गया जिसमें लोग पैसा डाल रहे हैं, इस गलत फहमी में कि ये केदारनाथ बाबा के यहाँ जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है, इसका हमने विरोध कर रखा है। केदारनाथ मंदिर में सोने की चोरी को लेकर आशंका है। जो 230 किलो सोना आया था वो कहाँ गया, कोई जानकारी नहीं दे रहा, ना जांच बैठा रहा है। वो हमारा तीसरा विषय है। चौथा विषय है गर्भगृह के जो कानून नरेंद्र मोदी जी ने तोड़े। BKTC के अध्यक्ष शंकराचार्य जी पे तो टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को एक नोटिस नहीं दे सके। उस विषय में उनसे हमने बातचीत होनी है। इस महीने के आखिरी में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। बता दें कि सीएम धामी बैठक में शामिल होने से पहले होमवर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ नीति आयोग में आने वाले प्रस्तावों पर चर्चा की। सीएम धामी का कहना है कि राज्य हित में जो भी प्रस्ताव बेहतर होगा, नीति आयोग की बैठक में उन प्रस्तावों को रखा जाएगा। क्योंकि नीति आयोग भारत सरकार का एक विकास को तय करने के लिए, विकास का योजन करने के लिए एक प्रमुख हमारा केंद्र है। तो वहाँ पर हम एक पहले से भी हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं, और इस बार अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ बैठक करी है। तो हम और कौन कौन से निवेदन वहाँ पर कर सकते हैं, उन निवेदनों पर भी आज हमने चर्चा की है। और निश्चित रूप से राज्य को जिससे अधिकाधिक विकास के लिए अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी लाभ हो सकता है वो लाभ हम वहाँ पर मिले, उसके लिए प्रयास करेंगे। उत्तराखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब जल्द ही दून मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू होने जा रही है, जिसके लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। आखिर क्या होती है रोबोटिक सर्जरी, इस रिपोर्ट से समझिए। देहरादून वासियों के लिए अच्छी खबर, जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी, मरीजों के लिए होगी आसानी।
दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रोबोटिक सर्जरी एक आम बात हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार किसी अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू होने जा रही है। दून मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू होने जा रही है। दरअसल रोबोटिक सर्जरी तब होती है जब सर्जन ऑपरेशन करने के लिए रोबोटिक डिवाइस का यूज करता है। इस डिवाइस में एक रोबोटिक हाथ होता है जो छोटे सर्जिकल उपकरणों को पकड़ सकता है। ऑपरेशन के समय सर्जन कंट्रोलर और एक व्यूइंग स्क्रीन का उपयोग करके रोबोटिक हाथ चलाता है। रोबोटिक सर्जरी का मरीजों को बड़ा फायदा मिलता है। इस सर्जरी के बाद मरीज को रिकवरी के दौरान कम दर्द होता है, संक्रमण का खतरा भी कम होता है। सर्जरी के बाद अस्पताल में कम समय के लिए रुकना पड़ता है। देखिए, रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ये होता है कि जो हमारे हाथ के कोण बनते हैं वो रोबोटिक सर्जरी में उनकी जो आर्म होती है उससे उनको चीज़ों को जगह पहुंचा जा सकता है जहां पर नॉर्मली नहीं पहुंचा जा सकता। तो कठिन सर्जरी में इसके लिए बहुत बड़ा इसका रोबोटिक सर्जरी का योगदान होता है। इसी दिशा में क्या हुआ, सैटरडे को हैंड हेल्ड रोबोटिक जो उससे पहले का स्टेज है उसका मशीन का डेमो हुआ था। तो उस मशीन को सारे ही जो सर्जन हैं, हल्द्वानी से भी हमारे कुछ पीजी रेजिडेंट और कंसल्टेंट आए थे, तो उनके साथ तो देखा गया। हालांकि अभी लाइव सर्जरी तो परफॉर्म नहीं की गई है, लेकिन निकट भविष्य में उम्मीद है कि हाँ, हैंड हेल्ड रोबोटिक का से लाइव सर्जरी की जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी के लिए हाल ही में एक डेमो किया गया। इस डेमो के बाद अस्पताल प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ये सेवा दून अस्पताल में शुरू हो जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आने वाले समय में रोबोटिक सर्जरी की डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है जिसमें एक हैंड हेल्ड रोबोटिक सर्जरी के लिए इक्विपमेंट आए थे। तो बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे पास मिल जाएंगे। तो इससे बहुत जो बारीक सर्जरी होती हैं जहाँ पर बहुत फाइन एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। आगे में वैसे भी इस तरह का ज़माना आता जाएगा कि हम लोग रोबोटिक सर्जरी की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब ईदून के पास रोबोटिक सर्जरी आ जाएगी तो मरीजों को काफ़ी इसमें फ़ायदा, हीलिंग जल्दी होती है और डॉक्टर्स को भी इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करने में हेल्प मिलती है। दून अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी का शुरू होना पूरे उत्तराखंड के लिए नया अनुभव होगा। बहरहाल देखना होगा कि कब तक दून मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू होती है और मरीजों को इसका कितना फायदा मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। लगातार हो रही बरसात की वजह से शहर में यहां पर आपको बता दें कई बीमारियां भी फैलने का डर लोगों को सताने लगा है। नगर निगम मौजूदा स्थिति को भांपते हुए शहर में जल निकासी और एंटी लार्वा छिड़काव के साथ फॉगिंग करवा रहा है। उधर लोगों को आसपास साफ सफाई रखने के लिए भी अपील की जा रही है। गदरपुर में खस्ताहाल रोड को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमिता भुल्लर ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। बता दें कि भुल्लर ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से पंतनगर सिडकुल मुख्य मार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंतनगर सिडकुल मुख्य मार्ग पर हर रोज तमाम ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर गुजरते हैं। भारी वाहन होने की वजह से सड़कें खराब हो रही हैं। बावजूद इसके प्रशासन सड़क को मरम्मत कराने की जहमत तक नहीं उठा रहा। पहले तो जैसे मुख्यमंत्री के बयानों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पैसों की कमी नहीं है। वाकई में इस प्रदेश में अगर पैसों की कमी नहीं है, बिल्कुल किसी माफिया के लिए पैसों की कमी नहीं है। खनन माफिया लगातार फल फूल रहा है, नकल माफिया फल फूल रहा है, भू माफिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। तो ये माफियाओं का राज है। माफियाओं के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आम जन के लिए एक अगर छोटी जो सड़क है उसकी पैचिंग भी तब होती है जब किसी मासूम की किसी की जान चली जाती है। ये दुख की बात है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि सरकारों में क्यों बैठे हैं। हमारे गदरपुर के विधायक हैं, वो छाती ठोक के कहते हैं कि मैं 5 बार का विधायक हूं। 5 बार के विधायक की उनकी उपलब्धि है कि उनके राज्य में दर्जनों लोग इस रोड में गड्ढों की वजह से शहीद हो गए। मैं उनको शहीद कहने का काम करूंगा। और मुझे तो लगता है अगर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और अधिकारियों के ऊपर और क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। खटीमा में किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि नाराज किसानों ने खटीमा को बाढ़ आपदा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि बाढ़ की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में किसान फसलों का आकलन कर उचित मुआवजे की मांग कर रहा है। बता दें कि किसानों ने फसलों से संबंधित समस्याओं के बारे में भी उप जिलाधिकारी को बताया है।
व्यापारियों का सवाल है, नुकसान सभी का हुआ है। जब बाढ़ यहाँ पूरे क्षेत्र में आ गई, दुकानों में पानी घुस गया, खेतों की फसलें खराब हो गई, जमीनों को बहा के ले गई। बाढ़ के आगे तो जो चीज़ आई उसको तहस नहस करके खराब करती हुई चली गई। लेकिन अब सरकार का और प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि जिन किसानों का, जिन व्यापारियों का नुकसान हुआ है, वो पीड़ित हैं, उनका पीड़ा को थोड़ा समझे और उसको कम करने की कोशिश करें। टिहरी के बिलंगना रेंज में आदमखोर गुलदार को शूट आउट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि बीते दिन पहले 9 साल की मासूम को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया था और इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक आदमखोर इससे पहले भी क्षेत्र में कई हमले कर चुका है। गुलदार के आतंक के चलते ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। इनके विभाग वालों को बोला भाई ऊपर ये शहर है, इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। आज हमारी बच्ची खा लिया विभाग ने। अब ये बोले भाई अब आएंगे जंगल में शेर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। हमने बोला भाई ऐसी सी बात है, हमारी कोई घटना होगी तो कौन जिम्मेदार है। अब ये आप लोग आ जा रही है लोग। सर पहले तो आप लोग का धन्यवाद, आप यहाँ पर घटनास्थल पर आए। ये बच्ची 1 बजे करीब स्कूल से आती थी, गुरुजी उनके यहाँ घर तक छोड़ के गई। उसके बाद उसकी माताजी कहीं शिवालय में जा रखी थी, वहाँ जो कल जलाभिषेक था, जो श्रावण का महीने में का जो व्रत वगैरह होता है सोमवार का। तो जब बाद में जब उसकी मम्मी आई तो बच्चों की छानबीन हुई कि कहाँ गया बच्चा, को देख रेख हुई तो पता चला कि बच्चा यहाँ था नहीं। तो उन्होंने गांव में यहाँ वहाँ फ़ोन किया अपने अड़ोस पड़ोसी को, उन्होंने कहा कि बच्चा यहाँ नहीं है। तब लोगों गांव वालों को पता चला कि वहाँ की बच्चा कहीं गुलदार ने तो उठा लिया। तब सब गांव वाले आए यहाँ, उन्होंने ऊपर नीचे जब सब छांट मारा तो पता चला ऊपर करीबन 10 मीटर के ऊपर के दायरे में घर के ऊपर जस्ट वहाँ पर बच्चे की लाश मिली। उत्तरकाशी के बड़कोट में सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में खाली बर्तन लेकर ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर जुलूस निकाला। वहीं तहसील परिसर में पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पेट्रोल पंपिंग योजना के स्वीकृति की मांग की और जानकारी के मुताबिक यहां पेट्रोल की समस्या को लेकर लोग 48 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पूर्व सैनिक प्रवीण सिंह रावत 8 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। मैं सुषमा रतूड़ी वार्ड नंबर 6 से हूँ और आज हमने यहाँ पर मातृशक्ति ने मिलकर एक जुलूस निकाला है, जिसमें हमारी बड़कोट पंपिंग जल योजना के तहत इस जुलूस को निकाला है और उसमें सरकार से मांग की है कि वो हमारी ये जो पंपिंग जल योजना है उसकी स्वीकृति प्रदान करें। अभी हमने 4 मांगे जो रखी हैं उन पे हमें स्वीकृति चाहिए और वो भी लिखित स्वीकृति चाहिए। रुड़की में कांवड़ियों का तांडव देखने को मिल रहा है। बता दें कि कांवड़ियों ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई करने के साथ ही रिक्शे को तोड़फोड़ उसके साथ किया गया। वहीं रिक्शे की बैटरी भी लूट ली गई। हैरानी की बात है कि पुलिस कर्मियों के रोकने के बाद भी कांवड़िये नहीं माने। बता दें कि घायल रिक्शा चालक और कांवड़ियों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। मामला मंगलौर के लिबरहिड़ी मार्ग का बताया जा रहा है। किच्चा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल चुनाव पर एसडीएम ने रोक लगा दी है। बता दें कि एसडीएम के इस फरमान के बाद व्यापारी धरने पर बैठ गए। उधर व्यापारियों के धरने को किच्चा विधायक तिलक राज बेहड़ का भी समर्थन मिला है। विधायक तिलक राज बेहड़ ने आरोप लगाया कि एसडीएम ने सत्ता के दबाव में चुनाव को स्थगित कराया, जबकि सभी व्यापारी वर्ग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बता दें कि इस मामले में एसडीएम का कोई बयान फिलहाल अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, व्यापार मंडल का चुनाव हो रहा था, उससे पहले से ही यहाँ का एसडीएम कुछ प्रभावशाली, जो अपने आप को प्रभावशाली कहते हैं तथाकथित, जो एसडीएम जिनके दबाव में काम कर रहा है, सारे लोग जानते हैं। मैं तो 2.5 साल से देख ही रहा हूँ, जब से विधायक बना हूँ। एक व्यक्ति के साथ मिलकर वो यहाँ पर अपना ऑफिस चला रहे हैं। इसकी पटकथा तो पहले ही लिख दी गई थी। चुनाव हुआ, होने दिया गया, वोटर लिस्ट बनी, वोटर लिस्ट जारी हुई, आपत्तियां मांगी गई, नॉमिनेशंस हो गए, तब लोग बैकफुट पे चले गए। उनको लगा कि अब चुनाव हो रहा है। खुद उनके समर्थकों ने पर्चे दाखिल किए। लोहाघाट में प्रशासन ने बेसहारा महिला की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। जानकारी के अभाव के चलते महिला सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही थी। खंडहर घर में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही रेवती देवी का एसडीएम रिंकू बिष्ट ने अटल आवास योजना में आवेदन करने के लिए खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है। वहीं समाज कल्याण विभाग को विधवा पेंशन देने के लिए कहा है।
महिला के द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि उनके विधवा पेंशन भी नहीं लग रखी है, तो समाज कल्याण विभाग के संपर्क स्थापित करके उनका विधवा पेंशन का फॉर्म भर दिया गया है। साथ ही पारिवारिक लाभ योजना और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो जिला कार्यक्रम अधिकारी की स्पॉन्सर स्कीम के अंतर्गत भी उनको लाभान्वित करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही उनका मकान की स्थिति भी काफ़ी जीर्ण है, तो उसमें खंड विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो इनका अटल आवास योजना में इनका आवेदन कराएं। रुद्रपुर में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर बीजेपी नेता भारत भूषण चुग ने जिलाधिकारी उदय राज सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि NH 74 पर 3 पानी डैम के पास रास्ता संकरा है और इस वजह से वहां पर सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि जाम के झाम से भी लोग यहां पर परेशान रहते हैं। 3 पानी से होते हुए सिडको को मिलाती है, वो मिनी बाईपास का काम भी सिडको के लिए छोटी गाड़ियों के लिए करती है, और जो वहाँ लगभग कॉलोनियाँ उसमें 80% जो हमारे निवासी हैं वो सिडकुल से कनेक्टेड है, वहाँ जॉब करते हैं या उनकी अपने प्रतिष्ठान है या अपनी फैक्ट्रियाँ जो भी हैं, तो वो लोग वहाँ पर रहते हैं और उसके अलावा उनके परिवार वहाँ पर रहते हैं। तो बच्चों ने आसपास जो स्कूल है वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं और पूरे शहर के बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते हैं। ऐसा नहीं कि खाली उस क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। तो कोई बहन हमारी, कोई माता स्कूटी से छोड़ने आती है, कोई दादाजी किसी बच्चे को छोड़ने आते हैं। तो अभी जैसे हमारी माता मैंने बता भी रही थी कि वहाँ पर खतरा रहता है कि हमारा बच्चा सही सलामत घर कैसे पहुँचे, तब हमारी चिंता खत्म होती है। और ये आज का नहीं है, ये रोज़ का काम है। तो ये और जनहित का मुद्दा है और हमने तो डीएम साहब से कहा किसी भी मत से इस सड़क का निर्माण जरूर कराइए। राजधानी देहरादून के थाना रायपुर में निवर्तमान बीजेपी पार्षद नीतू वाल्मीकि और पूर्व पार्षद उनके पति राकेश तिनका के खिलाफ नगर निगम की जमीन को निजी बताते हुए बेचने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। सरकारी जमीन के आरोपों ने यहां पीड़ित से करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए भी हड़पे हैं। जब पीड़ित ने जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराने की बात कही और छानबीन की तो पता चला कि जमीन नगर निगम की है। बता दें कि अब पीड़िता को आरोपी धमका रहे हैं। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, एक वादी असलम खान बलबीर रोड थाना डालरनाला के हैं, उनके द्वारा एक तहरीर जो है दी गई थी, जिसके संबंध में थाना रायपुर पर एक FIR अंडर सेक्शन 420 IPC के पंजीकृत की गई है। तकरीबन 1.25 करोड़ से भी ऊपर की जो उनके द्वारा बताई गई है वो उनसे ले ली गई। और जब मामले की तहकीकात की गई, उनको जब बार बार उन्हें तकादा किया कि भाई ये विक्रय पर संपादित किया जाए, क्यों नहीं संपादित कर रहे हैं, तब जब दूसरी वाली पार्टी जो थी, जो पैसा ले लिया था, उनके द्वारा जब आनाकानी की गई, तो जब वादी के द्वारा और अधिक जानकारी की गई तो उनके द्वारा ये पता किया गया कि भूमि जो है ये बिकाऊ नहीं है और उनके साथ जो है बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर ली गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश, उत्तराखंड के लिए भी खुला पिटारा, राज्य को मिला विशेष राहत पैकेज। बजट को विपक्ष ने बताया निराशाजनक, उत्तराखंड को नजरअंदाज करने का आरोप, बोले नहीं पूरी हुई उम्मीदें। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी, दून मेडिकल कॉलेज में तेज हुई तैयारी, नई तकनीक से मरीजों को मिलेगी सुविधा। रुड़की के लिबरहेड़ी पर दिखा कावड़ियों का तांडव, रिक्शा चालक से विवाद के बाद तोड़ा वाहन, पुलिस के रोकने पर भी नहीं माने कावड़िए।